प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होता है। एक वेक्टर जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो या तो रिजल्ट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अगर वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, दैट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने से आपका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। फर्ज करो आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और आपको उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल गिवन है थीटा। आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे करोगे? इन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें हमेशा कोसाइन लेते हैं, जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क में हमेशा कॉज आता है क्योंकि हमेशा वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो दूसरे के अलोंग होगा। तो अगर मैं यहां पर इस वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं, मैं यहां पर बी को रिजॉल्व करता हूं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो बी के दो कंपोनेंट आए, एक आया बी कॉस थीटा और एक आया बी साइन थीटा। तो आपने कौन सा कंपोनेंट लिया है? वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है या वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है? ए के अलोंग है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है इन्हीं दो वेक्टर्स का, ए और बी का, तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है? इन्हीं दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो तो फिर आपके पास कॉज नहीं आता, फिर आपके पास साइन थीटा आता। लेकिन एक और चेंज भी है, और वो चेंज ये कि हमारे पास साथ एक डायरेक्शन के लिए भी एक यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि जब ये दो वेक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं आनी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आनी है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, बी बी की मैग्नीट्यूड और साथ साइन थीटा और साथ आएगा एन कैप। अब ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करेगा हमारे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया एक नया वेक्टर आया उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। और जो एन कैप होगा, एन का मतलब मैंने बताया था नॉर्मल परपेंडिकुलर, वो डायरेक्शन को शो करेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन क्यों आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन इसलिए आता है क्योंकि हमें वो कंपोनेंट लेना होता है जो दूसरे कंपोनेंट के वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर मैं अगर ए और बी को रिजॉल्व करूंगा, कि लेट से मैंने बी को रिजॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बी के दो कंपोनेंट, एक बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कौन आया है? द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है? द कंपोनेंट विच इज अलोंग द अदर वेक्टर, जो दूसरे वेक्टर के अलोंग होता है। इसकी आसान सी एग्जांपल दो। क्या वर्क कभी उस फोर्स की वजह से हो सकता है जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो? बताइएगा। कि अगर मैं कहता हूं एक बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, क्या हमारे पास ऐसा होगा? आंसर है नो। इसका मतलब वर्क के लिए हमेशा हमने वो कंपोनेंट लेना है जो अलोंग होता है। अब आते हैं टॉर्क की तरफ। टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट है। टॉर्क हमेशा कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करती है? जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो। अगर मुझे इस पेन को रोटेट करवाना है तो मुझे परपेंडिकुलर या किसी एंगल के ऊपर फोर्स चाहिए। इसका मतलब यहां वो कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा। ये सिंपल सी रीजन है कि डॉट में कॉस क्यों आता है, क्रॉस में साइन क्यों आता है। हमेशा वो कंपोनेंट लोगे जो एक्टिंग होगा। तो एक्टिंग वर्क के अंदर कॉज होता है, टॉर्क में साइन होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती है, स्केलर प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो रूल यूज होता है दैट इज राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल बड़ा आसान सा है। पहला जो वेक्टर होगा उस पर आप अपने राइट हैंड को रखोगे लाइक दिस, और सेकंड वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे अलोंग द शॉर्टर एंगल, जो उन दोनों के दरमियान छोटा एंगल होगा उस डायरेक्शन में। तो जब आप ए से बी अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे और छोटा एंगल देखना है उन दोनों के दरमियान कौन सा है, उसके अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, तो जो थंब होगा वो आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो जरा बच्चे इस डायग्राम को देख के बताओ, अगर मेरे इस प्लेन के ऊपर जो मेरा हाथ है, यहां पर ये दो वेक्टर्स है लाइक दिस, और मैंने पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये इन दोनों के दरमियान शॉर्टर एंगल है। तो क्या मेरा थंब इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा?
और थंब अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी तो है। तो इसका मतलब जो आपका रिजल्टेंट होता है उसको एन कैप से इसलिए शो किया जाता है क्योंकि वो हमेशा आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी एग्जांपल क्या क्या है? डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल के अंदर आपके पास वर्क आता है, पावर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, काइनेटिक एनर्जी। और पास पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी एग्जांपल स्केलर प्रोडक्ट की है, कौन सी एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट की है। तो वर्क आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। जो पावर है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका वेक्टर एरिया का। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पेयर्स लॉ पढ़ा। एम्पेयर्स लॉ में डॉट प्रोडक्ट आता है या क्रॉस प्रोडक्ट आता है? एम्पेयर्स लॉ बी और एल इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है और वो म्यू नॉट आई के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट बी डॉट एल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल में देखें, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है आपके मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है एंगुलर वेलोसिटी और आपके रेडियस वेक्टर का। और जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, चाहे वो चार्ज पर हो Q इंटू वी क्रॉस बी, और चाहे वो कंडक्टर पर हो, ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी एग्जाम्पल है? क्या काइनेटिक एनर्जी स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है या क्रॉस प्रोडक्ट की? एम्पेयर्स लॉ को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसको छोड़ दें। वेक्टर एरिया भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो चीज कवर कर रहे हैं उस पर फोकस रखें। बताएं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। यस, काइनेटिक एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब आते हैं क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। क्या क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं? दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप पोजीशन को चेंज कर दो तो आंसर में कोई फर्क ना पड़े। यस, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल है क्योंकि स्केलर है, नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इसको ओबे नहीं करता। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों बताएगा क्यों नहीं होता? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल क्यों नहीं होता? डायरेक्शन, अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। तो इसको यूं लिखा जाता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर आपने इक्वालिटी का साइन लगाना है तो आपको यहां पर नेगेटिव रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और नेगेटिव शो करेगा कि इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो और उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना हो। जैसे आप कहते हो कि ए डॉट बी प्लस सी, तो ब्रैकेट के बाहर ए है और ए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी। ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजों से और प्लस ए क्रॉस सी। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जब भी आपको दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना हो, आप किसको रिकमेंड करोगे, प्रेफर करोगे? देखो, एंगल फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो जाएगा, लेकिन मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करूंगा। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान आप लोगों ने एंगल फाइंड करना हो, आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट को प्रेफर करोगे। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आसान होता है। और क्या फार्मूला बनेगा? थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब कहां से ये फार्मूला आया? ए बी कॉस थीटा से। वहां से आपने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल को फाइंड कर सकते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना मुश्किल होता है। वहां पर बच्चे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड लोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। तो जब भी आपने वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना होगा,
तो प्रेफर आपने करना है डॉट प्रोडक्ट को। हो क्रॉस से भी हो जाता है लेकिन मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब एक वेक्टर अपने साथ मल्टीप्लाई हो। जैसे मैं कहूं ए डॉट ए, तो वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होता है? 0, और cos 0 1 होता है। तो जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए स्क्वायर के इक्वल होगा, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बताएं क्या आंसर होगा? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो एक वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 है और साइन 0 बचे क्या होता है? साइन 0 आपके पास 0 होता है, तो ए क्रॉस ए ये आपके पास 0 के इक्वल आएगा। और आप अगर वेक्टर फॉर्म में कहो तो आप नल वेक्टर कहोगे। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, एक जैसे वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है क्योंकि एक वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो उनका आपस में एंगल 0 होता है, cos 0 1, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। लेकिन जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई का आई के साथ एंगल कितना है बच्चे? ए का ए के साथ एंगल कितना है? एक वेक्टर ए है, उसका अपने साथ एंगल कितना है? 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन 0 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसी तरह से जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और इसी तरह से के क्रॉस के। आपसे कभी भी ये पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 0 होगा, या नल वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में कह रहे हो। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, अगर आपके यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, जैसे मैं कहूं कि आई डॉट जे कितना होगा, मुझे बताएं आई का जे के साथ एंगल कितना है? आई का जे के साथ एंगल कितना है? 90, और cos 90 क्या होता है? 0। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने ये रूल अप्लाई करना, आई, जे और के, और इनको क्लॉकवाइज ऑर्डर में देखना, लाइक दिस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप आई क्रॉस जे लोगे तो बताओ आई और जे के बाद कौन आता है? के, तो आई क्रॉस जे के होता है। और क्यों ऐसा? एक्स और वाई, एक्स से वाई की तरफ आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है, तो आई क्रॉस जे के। इसी तरह से जे क्रॉस के आई, और अगर आप के क्रॉस आई लोगे तो फिर आपके पास जे आएगा। सवाल आता है अगर ये उल्टे हो जाए, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई, तो फिर माइनस के हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, लाइक दिस, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ई जे ए जी, इस तरह से बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी, और आपने उनका डॉट प्रोडक्ट और उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? तो दो वेक्टर्स अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप x को x से, y को y से और z को z से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब आपके पास आएगा ax bx प्लस ay by एंड प्लस az bz। ये वर्क के क्वेश्चन आप लोग करते हो ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन होती है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होता है? चलें मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर्स गिवन हो और आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करोगे? क्या कोई फार्मूला है डायरेक्ट जिससे आप फाइंड कर सकते हो? नो, आपको लेना पड़ता है बच्चे डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस यूज होती हैं और डिटर्मिनेंट होता है 3 क्रॉस 3 का। 3 कॉलम होते हैं, 3 रोज होते हैं। पहली रो में यूनिट वेक्टर्स आते हैं आई, जे और के। दूसरी रो के अंदर जो आपका पहला वेक्टर होता है ना ए, उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। मतलब यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा ए एक्स, बी एक्स, और यहां पर आपके पास आएगा ए एक्स, ए वाई, और फिर आपके पास आता है थर्ड ए जी, ए एक्स, ए वाई और ए जी। और तीसरी रो के अंदर जो आपका सेकंड वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं बी एक्स, बी वाई और बी जी।
इसको फिर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं या डॉट प्रोडक्ट को? तो इसका आंसर होता है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हो। ये रूल ये है कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम की दो साइड्स के अलोंग दो वेक्टर्स हों, एक ए और एक बी, और आपने उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। यह है पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करने का मेथड। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और वो पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग हैं, तो आप उनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लोगे तो आपका एरिया फाइंड होता है। क्या आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो इसी मेथड से? यस। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम को हाफ करो तो ट्राइंगल होती है। पैरेललोग्राम को हाफ करो तो ट्राइंगल। तो अगर आप लोगों ने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और ट्राइंगल की दो साइड्स के अलोंग आपके पास दो वेक्टर्स हों, तो आप क्या करोगे? आप उस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेकर उसको हाफ कर दोगे। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि अगर हमें उनकी दो साइड्स के अलोंग दोनों वेक्टर्स गिवन हो।